निशा अपने कमरे में थी। उसने धीरे से अलमारी खोली, देखा तो अंदर गहनों की चमक फैली हुई थी। कुछ देर तक वो उन्हें निहारती रही, लेकिन अगले ही पल वो चिंता में पड़ गई। अरे बाप रे, मेरी 50,000 वाली अंगूठी कहाँ गई? वो घबराकर इधर उधर टटोलने लगी, जिससे पूरा कमरा बिखर गया। कहीं चोरी तो नहीं हो गई? हे भगवान, हाय। तभी कुछ देर बाद उसे अंगूठी एक कपड़े के बीच से मिली। तब जाके उसने चैन की सांस ली। मिल गई। उफ, दिल बैठ गया था। इसके बाद वो बिस्तर पर बैठ गई और मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगी। तभी दरवाजा खुला और उसकी माँ, छोटी बहन पिंकी और मामी की लड़की महिमा कमरे में आए। दीदी कैसी हैं आप? हाँ दीदी, आप कैसी हैं? बेटा सब ठीक चल रहा है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम भी बढ़िया है, बस मिलने आ गए। सब अच्छा है दीदी, कॉलेज भी ठीक चल रहा है। अरे निशा बेटा, तेरी याद आ रही थी बस, तो सोचा थोड़ी देर चले आते। अच्छा किया माँ, बैठो ना, पानी दो। रहने दो दीदी, अभी बाद में ले लेंगे। दीदी अब बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा दीदी, बड़ी मम्मी की लड़की की शादी है गांव में, सोच रही थी आपके गहनों में से कुछ मिल जाए तो पहनकर जाऊंगी, वहां इंप्रेशन अच्छा जमेगा। क्या गांव में गहने ले जाएगी? तुझे अक्ल नहीं है क्या? वहां कौन सी सेफ्टी है, पता नहीं कौन उठा ले जाए। तुम शहर में पढ़ाई करती हो, समझदार हो, और इतनी ना समझी की बात कर रही हो। दीदी महिमा ने बस प्यार से कहा था, आप इसे डांट क्यों रही है? चुप कर, डांट ही पड़ेगी, इसे बात ही ऐसी है। निशा तू पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो तेरे बोलने का ढंग भी बदल गया। सच कहूं तो दीदी, जब से आपके पास ये 25 लाख की अलमारी आई है ना, आप खुद को बहुत बड़ी समझने लगी है। अरे बस करो तुम लोग, हर बार आकर मेरा दिमाग खराब करके चली जाती हो। 15 दिन पहले ही आई थी, अब फिर आ गई। हम बस इसी काम के लिए आए थे, मुझे पता था आप मना कर दोगी, लेकिन महिमा को दिलासा देने ले आई थी। दीदी आप आज जिस गहनों के लिए हमसे रिश्ता खराब कर रही हो ना, कल आपको इसी गहनों की वजह से पछताना पड़ेगा, देख लेना। पछताना? मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा, समझी ना? वैसे भी इस घर में मेरी सास और जेठानी दिन रात कचकच करती रहती है, अब तुम लोग भी वही शुरू कर दो। मैं कहां जाऊं? निशा गुस्से में बैठ गई, लेकिन बड़ी बहू काव्या खड़ी सब सुन चुकी थी। ये सब सुन लिया मैंने, अब जाकर माँ जी को तो बताना ही पड़ेगा। वो तुरंत सास कला देवी के पास गई। माँ जी जरा सुनिए ना, निशा अभी अपने घर वालों से कह रही थी कि आप और मैं उस पर कचकच करते रहते हैं। क्या? उसने ऐसा कहा? हाँ माँ जी, साफ बोल रही थी, सास और जेठानी उसे चैन से रहने नहीं देते। बताइए क्या हम ऐसे? अरे चिंता मत कर बड़ी बहू, अभी तो इसे जाने देते हैं, लेकिन वक्त आने पर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं कि जिंदगी भर याद रखेगी। एक तो गरीब घर से है और ऊपर से ये दिखावा करती है। इस तरह अक्सर घर की बड़ी बहू अपनी सासू माँ के कान भरा करती थी अपनी देवरानी के खिलाफ। वहीं पिंकी अपनी माँ और बहन के साथ घर से निकल जाती है। इन सब बातों से साबित होता है कि निशा की 25 लाख की अलमारी उसके लिए सबसे कीमती खजाना थी, इसलिए सुबह से लेकर रात तक उसका ध्यान उसी पर रहता था। वो कहीं बाहर जाने का नाम तक नहीं लेती थी। उसे लगता था जैसे उसकी सांसें उस अलमारी में कैद है। तभी एक दिन काव्या उसके कमरे में आ गई। जेठानी जी, आप बार बार मेरे कमरे में क्यों आती हो? कहीं आपकी नजर मेरी 25 लाख की अलमारी पर तो नहीं है? निशा, मुझे क्या लेना देना तेरी अलमारी से? मैं कोई गरीब घर की नहीं हूं। मैंने ऐसी कई अलमारियां देखी है, समझी तू? हाँ तो देखी होगी, लेकिन मेरी अलमारी में क्या है ये देखने की आपको बड़ी जल्दी रहती है। सच बताओ ना, तो मुझे तो शक है कि तेरे पास सच में 25 लाख का सामान है भी या नहीं। बस बोल बोल के तू घर में हंगामा करती रहती है बेवजह। अरे जरा हमें भी अपने 25 लाख के गहनों के दर्शन करवा दे कभी। नहीं, कभी नहीं। आपको तो मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। मुझसे इतना जलती रहती हो आप, कहीं मेरे 25 लाख के जेवर पर नजर लगा दी तो। काव्या मन ही मन मुस्कुराकर कमरे से निकल गई, लेकिन निशा की बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी अलमारी के पीछे पड़ी हुई है। बस इसीलिए काव्या बार बार उसके कमरे में आती थी और उसे चिढ़ाया करती थी। वहीं डर के चलते निशा कहीं घूमने भी नहीं जाती थी। ओहो, बहुत भूख लग रही है। लेकिन अपना हाल देख निशा, तू कितनी मोटी हो गई है। अगर ऐसे ही मोटी होती रही ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी। और मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं है कि मैं बिल्कुल अच्छी ना दिखूं। मुझे तो महंगे महंगे हील्स पहनने हैं, अच्छी अच्छी ट्रेंडी साड़ियां पहननी है, ड्रेस पहननी है। ओह माय गॉड, कल ही मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत पता नहीं कैसी हो जाएगी। अगले दिन निशा ने हिम्मत की और कमरे में लॉक लगाकर जिम चली गई। ओह, जिम में कितना सुकून मिल रहा है,
न सासू माँ की किचकिच सुनाई पड़ रही है, न जेठानी की आवाज। बस ऐसे ही निशा अब डेली जिम जाने लगी और कुछ टाइम के लिए अपनी 25 लाख की अलमारी के लिए थोड़ी बेफिक्र सी हो गई। लेकिन उस दिन गड़बड़ हो गई। वो जल्दी जल्दी में रूम का लॉक लगाना ही भूल गई। वो जल्दी से घर लौटी तो उसे शक हुआ कोई उसके कमरे में गया था। देखकर तो लग रहा है कि कोई मेरे कमरे में आया था और ये जरूर मेरी सासू माँ होंगी या फिर काव्या। और कौन हो सकता है? अभी बताती हूँ इन दोनों को, लेकिन पहले अलमारी तो चेक कर लूं। निशा अलमारी चेक करने लगती है। हे भगवान, मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। उसका 50,000 का कंगन गायब था। उसने हर कोना छान मारा, बिस्तर पलट डाला, पर कंगन नहीं मिला। तभी ऑफिस से ध्रुव घर लौटा। ध्रुव, देखो ना, मेरा कंगन चोरी हो गया। 25 लाख की अलमारी में से मेरा 50,000 का कंगन चोरी हो गया। हे भगवान, किसने उठा लिया? अरे शांत हो जाओ, ढूंढते हैं, हो सकता है यहीं कहीं गिर गया हो। पूरे घर की तलाशी शुरू हो गई। हर कमरे, हर दरवाजे पर चेकिंग हुई, लेकिन कंगन गायब रहा। तभी काव्या कोने में खड़ी हल्की सी मुस्कुराने लगी। देख रहे हो ध्रुव, ये हंस रही है। मैंने कहा था ना, इसकी नजर लगी है मेरी अलमारी पर, इसी ने मेरा कंगन चुराया है। अरे पागल हो गई है तू? मैं तेरे 50,000 के कंगन चुराऊंगी, मुझे क्या कमी है? नाटक मत कर, मैं जानती हूँ तू नहीं चुराया है। चुप कर निशा, हर बात में तो हंगामा क्यों करती है? पागल हो गई है क्या? नहीं माँ जी, मुझे पूरा यकीन है काव्या नहीं चुराया है। इसकी नजर शुरू से मेरी अलमारी पर थी। देखिए मनीष, ये ना मुझ पर इल्जाम लगा रही है, अब ये हद कर रही है। ध्रुव, अपनी पत्नी को संभालो, मेरी पत्नी को चोर कह रही है। अरे तो तुम भी अपनी बीवी को संभालो ना, हर वक्त मेरी बीवी के खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। अरे झूठ बोल रहा है ध्रुव। देखते ही देखते दोनों भाइयों में खटपट बढ़ गई। ध्रुव अपनी पत्नी की साइड ले रहा था और मनीष अपनी पत्नी की। सास कला देवी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। पूरा घर चीख पुकार से भर गया। मनीष भैया, आप हमेशा अपनी बीवी को सही मानते हैं। तो तुम्हें तो यही करता है, अपनी बीवी की गलतियों को देखना ही नहीं चाहता। मैं गलत नहीं हूं, मेरी अलमारी में चोरी हुई है और चोर यही है। तो अगर बार बार मेरा नाम लेगी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? निशा और काव्या एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। वहीं दोनों भाई भी आमने सामने खड़े हो चुके थे। पूरा घर जैसे किसी रणभूमि में बदल गया था। खैर अगले दिन दरवाजे पर घंटी बजी। निशा ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी उसकी बचपन की तीनों सहेलियां, नीरा, नीतू और तनीषा। अरे वाह, तुम लोग अचानक? सोचा तुझसे मिलने आते हैं, तेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है ना, तो छोटा सा सरप्राइज। हाँ, सोचा तुझे पहले से ही खुश कर दे। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग बाहर चलेंगे। थोड़ी देर बातें हुई, फिर सब मार्केट घूमने निकल गए। ओह माय गॉड, ये पर्स देखो कितना अमेजिंग है। वाह, ये तो बहुत क्लासी है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तू नहीं ले रही तो मैं ले लेती हूँ निशा। हाँ, तू ही ले ले नीरा, मेरे पास पैसे कहाँ है? ध्रुव की सैलरी तो बस 21 दिन में खत्म हो जाती है। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तीनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तेरे पति की तो अच्छी खासी सैलरी है और सुना है तेरे पास ढेर सारे जेवर भी है। इतना छोटा सा पर्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है तू? हम लोगों को मामू बना रही है क्या? अरे इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास जितना तुम लोग सोचती हो। थोड़ी बहुत तो सेविंग करनी पड़ती है ना, आगे बच्चे की प्लानिंग भी करनी है। हर चीज दिखाने के लिए थोड़ी ना खरीद लूंगी मैं। हाँ सही कह रही है, पैसा तो है लेकिन सब जगह उड़ाना ठीक नहीं है। इतना कहकर बात संभल गई। बाकी सहेलियां तरह तरह की चीजें खरीदने लगी, लेकिन तनीषा ने सिर्फ 250 रुपए का प्लास्टिक का गमला लिया। सब हंस पड़े कि कितनी कंजूस है निशा। वहीं कुछ देर बाद सब मॉल पहुंचे। एक शोरूम में बहुत खूबसूरत ड्रेस टंगी थी जिसकी कीमत थी 7,000। बिल्कुल ऐसी ड्रेस मैंने अपनी बुआ की बेटी को गिफ्ट की थी उसके एनिवर्सरी पर। क्या बात है नीतू, कितनी किस्मत वाली तेरी बुआ की बेटी। हमें कहाँ मिलती इतनी महंगी ड्रेस पहनने को। मैंने तो 3,000 से ऊपर की ड्रेस आज तक नहीं खरीदी। पता नहीं कब ऐसी ड्रेस पहन पाऊंगी। तीनों सहेलियां चुप हो गई। अब उन्हें आदत पड़ गई थी। निशा हमेशा ऐसे ही पैसों की बातें करती रहती थी। करीब 4-5 घंटे बाद सब वापस घर आ गए। निशा रसोई में जाकर सबके लिए खाना परोसने लगी। सास कला देवी, जेठ मनीष, पति ध्रुव और बड़ी बहू काव्या सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन की बेटी के बेटे का अन्नप्राशन है। बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी रखी है, सबको जाना है। वाह, क्या उस महंगे रेस्टोरेंट में? बाप रे, कितना खर्चा होगा। इतने सारे मेहमान बुला रहे हैं, हमसे कहाँ हो पाएगा ये सब, है ना ध्रुव? हाँ वही तो। सोचो क्या हम भी ऐसा कर पाएंगे?
हमारी सैलरी तो महीने के 20 दिन में ही खत्म हो जाती है। अरे क्यों नहीं कर सकते तुम दोनों? तेरे 25 लाख की अलमारी में कितने गहने रखे हैं, उनमें से कुछ निकाल लेगी तो आसानी से हो जाएगा। क्या बात कर रही है? लो फिर वही, आप लोगों को सिर्फ मेरी 25 लाख की अलमारी दिखती है, बार बार उसी का जिक्र क्यों करती हो? अरे तो क्या हुआ, घर में है तो क्या रही हूं? नहीं माँ जी, आप सबके सामने कह देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हर वक्त सबको बताना है कि निशा के पास इतने लाख की अलमारी है। अरे कभी प्राइवेसी भी रहने दो। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूं। वो प्लेट छोड़कर कमरे के अंदर चला गया। काव्या भी उठकर चली गई। अब इस घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना आम बात हो गई थी। कभी अलमारी को लेकर, कभी पैसों को लेकर। रिश्तों में धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी अगला दिन आता है। निशा जिम जाती है। वहां जिम में एक नई लड़की आई। उसका नाम था दीप्ति। हाथ में लेटेस्ट महंगा फोन, गले में चमचमाती हुई चेन। ये तो वही चेन है जो मैं ऑनलाइन देख रही थी। कितनी बार चाहा मैंने, लेकिन पैसे ही कहाँ थे। लगता है ये लड़की बहुत ही अमीर घर की है। निशा की नजरें दीप्ति पर टिक गई। निशा ने सोचा कि इससे बात करनी चाहिए। हाय, मैं निशा। तुम यहाँ नई नई आई हो ना? हाँ, कल ही ज्वाइन किया है। माय नेम इज दीप्ति। ओह नाइस। वैसे ना तुम्हारी चेन बहुत खूबसूरत है, कहाँ से ली? और ये मेरे हस्बैंड ने बर्थडे गिफ्ट किया था, पता नहीं कहाँ से लाए होंगे। मुझे बस पसंद आई और पहन ली। ओह वाह। निशा सोच रही थी कितनी खुशकिस्मत है दीप्ति, पति खुद इतना महंगा गिफ्ट खरीद कर देता है। अच्छा, तो जिम कैसे लगा आपको? अच्छा। इस तरह धीरे धीरे निशा और दीप्ति की बातें बढ़ने लगी। अच्छा, वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चले क्या आज? कुछ बाहर का खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, मैं भी ना वही कहने वाली थी। दीप्ति का पति कभी कभी उसे जिम छोड़ने आता। उसकी चमचमाती कार देखकर निशा की आंखें चौंधिया जाती। कभी उसका छोटा बेटा भी साथ आता, जो हमेशा ब्रांडेड कपड़ों में होता था। कभी ननद भी साथ दिखाई देती, जो बड़े रौब से बात करती। निशा को साफ लगने लगा कि दीप्ति बहुत अमीर घर से है, लेकिन जितनी अमीर उतनी ही खुश भी दिखाई देती थी वो। अच्छा, कल तुमने अपनी प्रोफाइल लगाई थी ना, उसमें जो तुमने हार पहना था, माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल था। अरे वो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। ओ वाह। अच्छा दीप्ति, मैं क्या कह रही थी कि हम लोगों की दोस्ती अब थोड़ी पुरानी होने लगी है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब इस दोस्ती को थोड़ी और गहरी की जाए। तो क्या तुम मेरे घर पर कल डिनर करने आ सकती हो? अगर फ्री हो तो अपनी फैमिली को भी ले आओ ना। I mean, तुम लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो। अरे नहीं नहीं निशा, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों दिक्कत होगी? और तुम तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हो। मैं अपने हस्बैंड, ननद और अपने बेटे को लेकर तुम्हारे घर कल आऊंगी, ठीक है? तुम मुझे अपना टाइम बता दो। हाँ, तो तुम अपनी फैमिली के साथ कल 8:30 बजे तक आ जाना, तब तक मैं सब कुछ रेडी करके रख लूंगी। ओके निशा। अगला दिन आता है। रात के 8:30 बज जाते हैं। दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है, जिससे दीप्ति, उसका पति और ननद बाहर निकलते हैं, जो बेहद सलीके से तैयार थे। अंदर आइए ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद खाना परोसने का वक्त आया। निशा ने मटर पनीर की कटोरी दीप्ति की ननद के सामने रखी, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ दीप्ति की ज्वेलरी में था। ऊपर से आज दीप्ति कुछ ज्वेलरी वगैरह भी पहन कर आई थी। दीप्ति, तुम्हारी ये अंगूठी बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? ये हस्बैंड ने गिफ्ट की थी जब हम लोग लंदन की ट्रिप पर गए थे ना। हाँ, और ये कान के झुमके? ये मेरी बड़ी ननद ने दिए थे। उसका नाम प्राची है। वो फिलहाल ना ऑस्ट्रेलिया में है अभी। वाह, तो कोई भी चीज तुम खुद खरीद कर नहीं लाई? ऐसा नहीं है, देखो ये छोटी सी अंगूठी मैंने खुद खरीदी थी। ओह। असल में ना निशा, बात यह है कि मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। बाहर जाने का मन होता था पर कोई नहीं था। अब तुम मेरी दोस्त बन गई हो तो शायद अब मैं थोड़ा और बाहर निकल पाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम साथ में बहुत घूमेंगे। दोनों हंस पड़ी। दीप्ति अक्सर खुश रहा करती थी और ये चीज निशा को बहुत अच्छी लगती थी। अगले दिन की बात है, जब निशा दीप्ति के घर गई थी। दरअसल निशा अचानक महंगे जूते खरीद बैठी, वो भी पूरे 13,000 के। देखो ना दीप्ति, ये जूते, पहली बार इतने महंगे जूते खरीदे मैंने। तुम्हारे पास तो ऐसे कितने सारे जूते होंगे ना? दीप्ति ने जूतों को देखा और फिर शांत होकर मुस्कुराई। निशा सच बताऊं, इन सब चीजों में कोई खुशी नहीं होती। हमें लगता है कि महंगे कपड़े, महंगे जूते हमें खुश रखेंगे,
लेकिन असली खुशी तो अपने परिवार के साथ होती है। उन सबके प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। क्या मतलब? और अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीप्ति? मतलब ये कि देखो, मैंने जो चप्पल पहनी है ना, ये सिर्फ 400 रुपए की है। जिस दुकान से मैंने ये 400 वाली चप्पल खरीदी थी, उसी के सामने वाली दुकान पर बिल्कुल ऐसी ही चप्पल 4000 की रखी थी। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क था बस। लेकिन मैंने सोचा पहना तो मुझे अपने पैरों में है, 400 की उतनी ही आरामदायक है, फिर क्यों फिजूल के पैसे खर्च करूं। और यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है। निशा, मुझे ना कभी महंगी चीजों का शौक ही नहीं रहा। मेरी बड़ी दीदी को बड़ा शौक था, लेकिन मुझे कभी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से ही मैं अकेली रह गई थी। मम्मी पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, दीदी अपने दोस्तों में मगन रहती थी। मेरे पास दोस्त ही नहीं थे जो मेरे जैसे हो। मतलब मेरी किसी के साथ बनती ही नहीं थी। पता है, मैंने सोचा था शादी के बाद जिंदगी बदल जाएगी, पति के साथ घूमूंगी फिरूंगी, उनसे अपनी परेशानियों को शेयर करूंगी। लेकिन यहां भी वही हुआ। मेरे पति हमेशा काम में लगे रहते थे, बिजनेस मीटिंग्स, कॉल्स, नए प्रोजेक्ट्स, और मैं घर में अकेली रह जाती थी। मन को खुश करने के लिए अपने बेटे रोनित के साथ निकल जाती थी। तो अब तो सब ठीक है ना? हाँ, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। मैं ये बात तुमसे पहले ही कहना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है तुम्हारी आंखों में कितने सपने हैं। हर किसी को लगता है कि खुशी महंगी चीजों से आती है, लेकिन असली खुशी अपने लोगों से मिलती है, पति से, बच्चों से और परिवार से। देखो, मैं ये जो भी महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जेवर और महंगे महंगे फोन अपने पास रखती हूँ ना, इसका मुझे कोई शौक नहीं है। ये सब तो मेरे पति ने, सास ने और ननद ने लाकर मुझे दिया था। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पति का समय नहीं था मेरे पास। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पति इस बात को जल्दी समझ गए और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। और तब से ना मैं बिल्कुल भी पैसों का कोई लालच नहीं करती। मेरे लिए प्यार और समय ही सबसे बड़ा धन है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीप्ति। और इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी महंगी ज्वेलरीज, महंगे कपड़े और महंगे पर्स इन सब की बातें करना पसंद ही नहीं करती। हाँ, यही मैं भी सोचती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया तुम ऐसा क्यों करती हो। देखो निशा, ये तौलिया ये मैंने मंगल मार्केट से सिर्फ 100 रुपए में लिया था, और ये चादर 250 रुपए में। लेकिन घर पर सबको कह देती हूँ 2-3 हजार की है, वरना सब ताने देंगे ना, इतनी सारी सस्ती चीजें क्यों ले आती हो। निशा तो चौंक गई। इतनी अमीर घर की बहू और इतनी सस्ती चीजों का शौक। मैं तो अपनी 25 लाख की अलमारी को लेकर कितनों से झगड़ चुकी हूँ। सासू माँ से, जेठानी से, अपनी माँ से, बहन से, सब रिश्ते बिगाड़ लिए। किस लिए? सिर्फ उस अलमारी के लिए। अरे निशा, क्या सोचने लगी? ज्यादा मत सोचो, बस जो सही है उस काम को करो। अच्छा, मुझे मार्केट जाना है, चलोगी ना मेरे साथ? इसके बाद दोनों साथ में मार्केट गई। ये देखो, ये कंघी 35 रुपए की है, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, दोनों दुकानों में घूमी। महंगी शोरूम को नजरअंदाज कर उन्होंने गली के छोटे दुकानदार से सस्ती लेकिन सुंदर चीजें खरीदी। दोनों ने कुछ सब्जियां, थोड़ा बहुत किचन का सामान, कंघी और छोटा मोटा पर्स और 1-2 जोड़ी चप्पल खरीदे। निशा को इस एक्सपीरियंस से समझ में आ गया था कि अलमारी के लाखों के हिसाब को छोड़कर दिल का हिसाब रखना ज्यादा सही है। अगले ही दिन निशा ने सबको घर बुलाया। देखो, मेरी अलमारी में कितनी सारी चीजें हैं। ये हार ना माँ जी ने दिया था, ये चूड़ियां मम्मी लाई थी, और ये पायल है ना पड़ोसन ने गिफ्ट किए थे, और ये अंगूठी मेरे पति ने दी थी। वाह दीदी, तो मैडम की अकल ठिकाने आ गई है। निशा हल्की मुस्कान के साथ सबको देखती रही। उसके दिल में अब सुकून था। सोफे पर बैठा विनोद अखबार पढ़ते हुए एक बार अपनी बीवी को हड़बड़ाते हुए फोन पर बात करता हुआ देख रहा था, तो दूसरी बार बाथरूम के दरवाजे को। अरे नहीं नहीं उषा, अभी निकली कहाँ हूँ? निकल ही रही हूँ। ये लड़का बाथरूम से बाहर आए तब तो ना तो ये नहाता है ना ही दाढ़ी बनाता है। आज कैसे कैसे जिद करके मैंने इसकी शेविंग करवाई है, वो भी शनिवार के दिन हाथ पैर जोड़े शनि महाराज के सामने कि भगवान माफ कर देना। अब इतने बड़े समारोह में जाना था तो बिना शेविंग के कैसे ले जाती। अरे कोई बात नहीं, भगवान सब जानता है। बंधन में नहीं बंधा है ना, इसलिए ऐसा करता है। एक बार लड़की आ जाएगी फिर देखता कैसे लाइन पर आ जाता है। अरे तू चल रहा है कि नहीं विकास, कि मैं चली जाऊँ अकेले? क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा भीड़ में पैर फिसल जाएगा, मेरे घुटने में चोट आ जाएगी या फिर खो जाऊंगी।
अपनी माँ की ये बात सुनकर 2 मिनट में विकास बाथरूम से बाहर आकर जूते पहन लेता है। कर लिया ब्लैकमेल, हो गया मम्मी, चलो। विकास अपनी माँ के साथ समाज के सम्मेलन समारोह में पहुंचता है और इतने ड्रामे का कारण क्या था? विकास की शादी। विकास एक बड़ा ही होनहार और सीधा साधा लड़का था, पर बदनसीबी से 32 साल की उम्र तक कंवारा था। अब अगर कोई लड़का इस उम्र तक कंवारा रहे तो कारण तो 2 ही हो सकते हैं, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या वो अनएम्प्लॉयड हो, पर यहाँ पर ये दोनों ही केस नहीं थे। अरे भाभी कैसी हैं आप ये पूजा पाठ करने वाली औरत इस समाज के सम्मेलन में कैसे आ गई? दूर से मुझे लगा कि आप ही है, पर आप यहाँ, आपको तो इन सम्मेलनों में जाने वालों से बड़ी दिक्कत थी कि सभी मिलकर चुगलियाँ करते हैं। आपको तो ये औरतों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। अच्छा, साथ में विकास भी आया है, क्या बात है बेटा? मुझे कॉल आ रहा है आंटी, आप मम्मी से बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो तो मेरी एक सहेली है उषा, उसने कहा कि आ जाइए तो मैं आ गई। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये तो आप झूठ कह रही हैं। इस सम्मेलन में लोग लड़के लड़कियों को मिलाने के लिए लाते हैं, पर आप किसे मिलने लाई? अच्छा, विकास बेटे की शादी नहीं हुई है ना अभी तक? मुझे लगा हो गई होगी, मेरे करण के क्लास में ही था ना। अब देखिए, करण के हाथ में 1 साल की बेटी है और बेचारा विकास सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी कमा रहा है। अरे पर कोई बात नहीं, ये सब ना किस्मत का लेखा जोखा है, हम क्या कर सकते हैं। आप चाहिए, खाना लग गया है, लड़की मिले ना मिले, पैसे दिए हैं तो खाना खा कर जाइएगा। ये कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। करम फूटी, मुंह जल जाए इस करमजली का, जबान टेढ़ी हो जाए, ना रूप ना रंग ना बोले, फिर भी सारे सुख है इसके पास। खुद का बेटा तो यहाँ वहाँ पी के पड़ा रहता है, फिर भी इतनी अच्छी लड़की दे दी भगवान तूने इसे। मेरे बेटे के लिए भी कोई लड़की भेज देना पालनहार। वो क्या कहते हैं, कभी कभी ज़बान पर सरस्वती बैठ जाती हैं, इसीलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। और शायद इस वक्त विद्या के ज़बान पर सरस्वती बैठ गई थी। विद्या ये कहती है कि उषा उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। मान गए विद्या तेरे बेटे को, तू तो कहती थी बड़ा शर्मीला है, पर ये तो यहाँ लड़कियों से बात कर रहा है और वो भी हंस हंस कर। मुझे तो लगता है दोनों में बात बन गई है। सच में क्या? भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखना, इसकी किसी भी लड़की से बात बन जाए ना तो मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। एक अनजान लड़की से विकास को बात करता देख विद्या निश्चिंत हो जाती है, पर फिर भी अपने हिसाब से बाकी लड़कियों के परिवार वालों से मिलती है, बातचीत करती रहती है। 3 घंटे के इस प्रोग्राम के बाद विकास अपनी माँ के साथ वापस घर लौट आता है। कोई फायदा हुआ कि हर बार की तरह ऐसे ही खाली हाथ आ गए माँ बेटे? आप तो बस मुंह खोलते हैं और नेगेटिव ही बोलते हैं। अरे भाई, बाहर जाएगा नहीं लड़का तो 10 लोगों की नज़र में आएगा कैसे? इतनी मुश्किल से तो इसे मैंने बाहर जाने के लिए मनाया था, और आप है कि फट टॉन्ट मार देते हैं। इसलिए ना बेचारा चिढ़ कर बाहर नहीं जाना चाहता। तू अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दिया कर बेटा। पर वो विकास जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, आज अपने पापा की बात पर मुस्कुराकर कमरे में चला जाता है। हैं? इसे क्या हुआ भाई? कपड़े बदलकर भगवान की पूजा करने के बाद विद्या फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। फ़ोन पर बात करती हुई विद्या सभी को खाना परोसकर खुद भी खाने बैठ जाती है। तभी विकास कहता है, बैंगन अच्छे बनाए मम्मी। बैंगन? हे राम, मैंने तुझे बैंगन दे दिया बेटा? अरे तू तो बैंगन खाता ही नहीं। देख, वो ना लड़की वालों से बात करने के चक्कर में मैंने तुझे गलती से तेरे पापा की जगह तुझे बैंगन परोस दिया। तेरे लिए आलू गोभी की सब्जी बनाई है, रुक परोस देती हूँ। बैंगन भी कोई ख़राब सब्जी थोड़ी ना होती है मम्मी, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बैंगन रामबाण है। मैं खा रहा हूँ, डोंट वरी। आप दोनों समाज के मिलन समारोह में गए थे ना कि पुत्र सवारो चिकित्सालय। बैंगन देखकर ये लड़का ऐसे चिढ़ जाता था कि खाना छोड़ देता था, और आज खुद बैंगन खा रहा है। क्या बात है भाई? विकास की बदली हरकतें जो उसके घर वालों को दिख रही थी, वो उसके ऑफिस के दोस्तों को कैसे ना दिखती। एक रोज़ विकास अपनी फ्रेंड शोभा से कहता है, अगर किसी लड़की को कुछ गिफ्ट देना हो तो क्या देना चाहिए शोभा? एक मिनट, लड़की को गिफ्ट देने के बारे में तू कह रहा है? हैं? आज तक हम लोगों को पानी पूरी तक की पार्टी नहीं दी तूने, और यहाँ गिफ्ट? वाह, नोटिस कर रही हूँ आजकल बड़ा बदला बदला रहने लगा है तू। क्या बात है, अपनी बहन को नहीं बताएगा? देख बताते, आजकल ना ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में मत फंस जाना जो तेरे पैसे उड़ाकर रफू चक्कर हो जाए। अरे नहीं शोभा, ऐसी बात नहीं है। वो मुझसे शादी करना चाहती है और शादी को लेकर ही हमारी बात शुरू हुई थी। वो क्या है ना, मैं एक बार अपनी मम्मी के साथ समाज के सम्मेलन में गया था, वहाँ मुझे कोमल मिली।
यूँ उम्र में तो मुझसे छोटी है पर समझदार बहुत है। मैंने सोचा था पहले ही घर पर बता दूँ, पर वो पहले बात करके मुझे समझना चाहती थी। और ये सही भी तो है, अगर हमें एक दूसरे की सोच ही समझ में ना आए तो इस बात को घर तक लेकर जाकर फ़ायदा क्या है। पर अब वी आर श्योर, मतलब शी इज़ श्योर। बड़ी जल्दी बता दिया तूने, सीधा शादी पर ही बताता। अरे वो सब छोड़ो, परसों उसकी बर्थडे पार्टी है और उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। उसने पहले ही मुझे हिंट कर दिया है कि उसे एक बड़ा सा सरप्राइज़ चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ इस तरह विकास और कोमल की जोड़ी जम जाती है। जैसे ही विकास कोमल के बारे में विद्या को बताता है, विद्या तो उल्टे पैर सीधा कोमल के घर वालों के पास जाकर कोमल के हाथ में शगुन रख देती है। आज से कोमल हमारी हुई, अब तो आप शादी की तैयारी में लग जाइए बहन जी। देखिए भाभी जी, कोमल के पापा का काम तो बंद पड़ा है, तो उतना तो हम शादी में लगा नहीं पाएंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, हमें तो बस दुल्हन लाने से मतलब है। विद्या की बात उस वक्त तो कोमल सुन लेती है, पर उसे ये बात पचती नहीं। रात को जब कोमल विकास से कॉल करके बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ काफ़ी रूखी रूखी थी। कुछ तो बात है कोमल, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। मम्मी ने आज जाकर नेक कर दिया तुम्हारा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम्हारी आवाज़ तो उल्टा डल साउंड कर रही है। मेरी कोमल तो हमेशा से यही चाहती थी ना, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी है ना। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होती तो मैं तुम्हें कॉल ही क्यों करती विकास? तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? उफ, इसीलिए लोग कहते हैं अपनी एज के लड़के से ही शादी करनी चाहिए, पर मुझे पता नहीं तुम में क्या दिख गया। अच्छा बाबा, सॉरी। ऑफिस के काम के चक्कर में मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। तुम अपनी बात कंप्लीट करो। तुम तो जानती हो कि मेरी शादी को लेकर कितने सपने थे। मैं अपना फेवरेट लहंगा पहनकर तुम्हारे सामने ब्राइडल एंट्री करना चाहती थी, पर अब वो सब नहीं हो पाएगा। मैं अपनी कितनी फ्रेंड्स को शादी पर बुलाने वाली थी, पर अब जब शादी ही मंदिर में होगी तो कैसे मैं किसी को बुलाऊंगी? और सब क्या कहेंगे, तुम्हारा पति एक ग्रैंड पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, काहे की नौकरी? और उनकी बात गलत भी तो नहीं होगी, इसलिए मैं टेंस्ड हूँ बस। अच्छा, अरे तुम फिक्र मत करो ना, सेविंग है मेरे पास, और बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक लोन भी ले लूँगा। तुम्हारी शादी वैसी ही होगी जैसे तुम चाहती हो। और अपने पैसे लगाकर विकास कोमल की पसंद की वेडिंग अरेंज कर ही देता है। पर दुख की बात यह थी कि इतने के बाद भी अपने वेडिंग पर स्टेज पर बैठा विकास अभी भी टेंशन में ही था। विकास के फ़ोन पर कोमल का कॉल आता है। ये क्या है विकास? ये तुम्हारी मम्मी किस मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आ गई? वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है जिसको मैंने बुक किया था। अरे बेबी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट ने लास्ट मिनट पर आने से मना कर दिया। मैंने भी अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करके मेकअप आर्टिस्ट पता करने की कोशिश की, पर शादी का सीज़न है, सभी की सभी बुक थी। तो ये मम्मी की फ्रेंड की बहू है जो आने के लिए रेडी हो गई, तो इसी से मैनेज करना पड़ेगा बाबू। जब तक मेकअप आर्टिस्ट कोमल को तैयार करती रहती है, उतनी देर कोमल बार बार विकास को कॉल करके किसी न किसी चीज़ की कंप्लेंट करती रहती है। और ब्राइडल एंट्री जो 8 बजे तक हो जानी चाहिए थी, वो 10:30 बजे तक नहीं होती, क्योंकि अभी तक कोमल तैयार नहीं हुई थी। क्या यार, विकास कब आएगी भाभी? सारे गेस्ट जा रहे हैं, ठंडी का वक्त है, कोई इतनी देर रुकेगा नहीं, बुला लेना भाभी को। शोभा ये कहती है कि सामने से दुल्हनिया गाने पर नाचते हुए ब्राइडल एंट्री करती है। हे भगवान, चलो कोमल तो आ गई। सभी के सामने हंसती गाती कोमल स्टेज तक आती है और विकास के कानों में फुसफुसाती हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे घर पर टेलर को भिजवा देना लहंगे की फिटिंग के लिए। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ये ब्लाउज मुझे आया है? कम से कम 10 सेफ्टी पिन लगे हुए मेरे ब्लाउज में। जल्दी से फेरे करो, अगर ये ब्लाउज ऊपर नीचे हो गया तो ड्रामा हो जाएगा। हे भगवान, अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को कहता हूँ। वैसे ये मेरी ब्राइडल एंट्री पर इतने कम लोग क्यों थे? कहाँ गए सारे लोग? इतनी ठंड हो रही है कोमल, सारे गेस्ट खा कर वापस भी जाने लगे, तुमने आने में देरी कितनी कर दी। ये अच्छा है विकास, एक तो आज मेरी शादी है, ऊपर से नहीं मेकअप, नहीं लहंगा, नहीं ब्राइडल एंट्री। तुम कह रहे हो लोग वापस जाएंगे? वाह जी वाह। तभी शोभा स्टेज पर आकर विकास से कहती है, ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? तब से सभी ऊपर देख रहे हैं, अब जीवन भर साथ ही रहना है, जो बात करनी है कमरे में कर लेना, वरमाली की रस्म का वक्त हो गया है। और इस तरह जैसे तैसे कोमल और विकास के फेरे हो ही जाते हैं। लगता है मेरी बात आपको उस दिन बहुत चुभ गई थी भाभी, जो आखिर आप बहू ले ही आई। चलिए इसी बहाने काम तो आई मेरी बोली आपकी, पर आपकी बहू शादी के मंडप पर ही ऐसे रंग दिखा रही है, गृह प्रवेश के बाद तो भगवान जाने क्या होगा। सच में
विद्या के घर को संवारना या बिखेरना अब कोमल के हाथों में ही था। अगली सुबह विद्या अपनी बहू के कमरे में आती है। 10 बज रहे बेटा, तू तो अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे मम्मी, वो कोमल के सर में दर्द हो गया था, मैंने अभी दवाई दी है। इतनी देर तक तो शादी चल रही थी मम्मी जी, और वैसे भी मुझे देर से उठने की आदत है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस आज भर के लिए कह रही थी। वो क्या है ना, कुछ देर में मोहल्ले की औरतें तेरी मुंह दिखाए के लिए आ जाएंगी, तो तू एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जा बेटा। एक एक करके मोहल्ले की औरतें कोमल की मुंह दिखाए के लिए जमा होना शुरू हो जाती हैं। वक्त पर कोमल तैयार होकर बाहर आकर सभी के बीच बैठ जाती है। तो बताओ नई बहू, सास प्यारी की पति? अरे नहीं नहीं लाली, तूने गलत सवाल पूछ दिया। ये पूछ बिस्तर प्यारा की रसोई। अगर मैं आपसे पूछूं आंटी जी, आपको अपना पति प्यारा है या पड़ोसी का, तो क्या जवाब देंगे आप? ये क्या बोल गई बहू? बेटा ये तो रस्म है, आंटी जी मजाक कर रही है तुझसे। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है पापा जी। 65 की उम्र में 15 की बोली, और ज्यादा मजाक करने का मन हो रहा है ना तो किसी कॉमेडी शो में चले जाइए। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन ही कोमल के घर पर रुकता। सभी अपने घर वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फिर आती है पहली रसोई की बारी। कोमल अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी कि वो अपनी फ्रेंड का स्टेटस देखती है। ये क्या कर रही है तो कोमल अपनी लाइफ के साथ? यहाँ तेरी फ्रेंड स्काई डाइविंग कर रही है और तू रसोई में अपने ससुराल वालों के लिए चपाती बनाने की सोच रही है। तभी विकास कोमल को पहली रसोई की तैयारी करने बुलाने आता है। मैं किचन में नहीं जाने वाली विकास, तुम किसी खाना बनाने वाली को रख लो। मेरी एज देख रहे हो तुम? 26 साल की हूं मैं, और ये रस्में करवाई जा रही है मुझसे। मेरी उम्र की लड़कियां क्लब जा रही है, कुछ तो पढ़ाई के लिए एडमिशन ले रही है, और एक मैं यहाँ हूँ जो ये चूड़िया ये सिंदूर में बनकर बैठी हुई हूँ। अभी तक तो सब ठीक ठाक था कोमल, क्या बात हो गई? ऐसे तो पहली रसोई की रस्म शादी के दूसरे दिन ही होती है, पर मम्मी ने खुद तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी मेहंदी नहीं उतरी थी। नए घर में तुम्हें भी एडजस्ट होने में टाइम लगता। और ठीक है, तुम कहती हो तो मैं रख लूँगा किसी खाना बनाने वाली को, पर सारा दिन अकेले बैठकर क्या करोगी तुम? वो मैं देख लूँगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं। कोमल सभी के लिए पहली रसोई तो बना देती है, पर उसका दिमाग तो अपनी फ्रेंड की लाइफ पर ही था। क्या बात है बेटा, बहू का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं पापा, बस बचपन आया, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था मम्मी, एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं ना? अरे मैं हूँ, बहू है, मिलकर बना लेंगे खाना। 4 आदमी का खाना बनाने में टाइम ही क्या जाता है, जिसमें तू और तेरे पापा तो दिन भर घर पर रहते नहीं, तो क्या ज़रूरत है खाना बनाने वाली की? एक मिनट, कहीं बहू ने खाना बनाने से मना तो नहीं कर दिया? अब जो है यही है पापा। ये बाहर वाले के हाथ का खाना मेरे हलक से तो नीचे नहीं उतरेगा। बहू को जब खाना नहीं बनाना था तो ये बात तुझे हमें बतानी चाहिए थी बेटा। शादी के पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कोमल ने। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और हमारे मोहल्ले की औरतें कैसी है ये तो उससे छुपा नहीं है। दिन भर ऐसे खाली बैठी रहेगी तो आसपास वाली औरतों से बातें करेगी, और ऐसे में पता नहीं कब वो इसके कान भर देगी। एक तो बेटी की इतनी मुश्किल से शादी हुई थी और आसपास वाले इतने जलनखोर थे, ऐसे में विद्या अपनी बहू को कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो खुद ही खाना बनाना शुरू कर देती है। पर इस तरह भी बात नहीं संभलती। कोमल तो दिन भर चिड़चिड़ी रहती और हर रोज़ विकास से कुछ न कुछ नया मांगती रहती। विकास ये सभी बर्दाश्त कर रहा था। फिर एक रोज़, शोभा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? छी कोमल, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उससे ही शादी कर लेता। वो मुझे ऑफिस में मिली और तब वो पहले से शादीशुदा थी। आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप ऑफिस में ही बनते हैं, शादीशुदा मर्दों और औरतों के बीच। अभी एक मेरी फ्रेंड को उसके पति के अफेयर के बारे में पता चला। ऐसे ही ऑफिस के कलीग के साथ अफेयर था उसका। डिवोर्स देने जा रही है अपने पति को। इसे कहता है खाली दिमाग शैतान का घर। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारे सारे शौक पूरे करे और तुम दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक चलाओ और यहाँ वहाँ घूमो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये तुम्हारा फर्ज बनता है। और देखा जाए तो मैं तुमसे कई लाख गुना अच्छा लड़का डिजर्व करती थी, पर मैंने तुम्हें हाँ कर दी और तुमसे शादी कर ली, और यही तो मेरी भूल हो गई। कोमल में बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं थी। वो अपने दोस्तों की बात सुनती और उसी को लोहे की लकीर मान लेती, पर विकास पूरी तरह मैच्योर हो चुका था। पर वो कब तक ही ये सब हैंडल करता। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में कोमल अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। दामाद जी का फ़ोन आया था मुझे, तो दामाद जी से झगड़ा करके यहाँ आई है।
अरे हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जा अपनी सहेली के यहाँ जा, और मैंने दामाद जी को बोल दिया है कि वो अपना ATM कार्ड बंद करवा देंगे ताकि तुम उससे पैसे ना निकाल सको। बाप ने 23 की उम्र में एंड्रॉयड फ़ोन दिया और पति ने शादी के पहले ही आईफोन दे दिया, तो तेरा तो स्टैंडर्ड बढ़ना ही था। ज़्यादा ही छूट दे रखी है तेरे ससुराल वालों ने तुझे। बहू की तरह दबा कर रखते ना तो तू सर पर नाचती नहीं, पर उन्होंने तो तुझे बेटी बना लिया। जिन तितलियों की बातें सुन सुन कर तू अपना घर फूंक रही है ना बेटा, वो तेरे काम नहीं आने वाली। और मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी के गलत में तेरा साथ दूँ। तेरा ससुराल ही तेरा घर है, जा वहाँ। अपनी बेटी की नादानियों को समझती हुई ममता उसे लाड ना लड़ाकर उसे फटकारती है और कोमल का भूत 2 मिनट में उतर जाता है। विकास कोमल को वापस अपने घर ले आता है और अब उनका जीवन खुशहाल हो जाता है।